मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का 4th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, विद्युत आवेश के गुण धर्मों को अच्छे से अध्ययन किया था। आज उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन शुड बी रिजेक्टेड फ्रॉम ए मेटल स्फीयर टू चार्ज इट बाय 1 कूलम। किसी मेटल स्फीयर को 1 कूलम से चार्ज करने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे। तो हमें पता है किसी भी बॉडी से यदि इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर हमसे इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू यहाँ पर गिवन है और हमसे पूछा क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे। मीन्स यहाँ पर हमसे n का वैल्यू पूछा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Q इक्वल्स टू Ne। आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र होता है Q बराबर Ne और यहाँ से n का वैल्यू पूछा है, सो n इक्वल्स टू Q बाय E। और जब हम Q का वैल्यू प्रश्न के हिसाब से लिखेंगे 1 और E का वैल्यू जैसा हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। सो यहाँ पर n बराबर आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 19। यदि ऊपर जाएगा तो इधर हो जाएगा 10 टू पावर 19 पॉजिटिव और 1.6। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 10 टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 16 और इसको यदि हम सॉल्व करके लिखे तो n विल बी इक्वल्स टू व्हाट 62.5 इंटू 10 टू पावर 17। दिस इज आवर आंसर। तो किसी भी मेटल स्फीयर को 1 कूलम से चार्ज करने के लिए उसमें से 10 टू पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 7 and 14 न्यूक्लियस हैविंग चार्ज। यहाँ पर नाइट्रोजन का नाभिक गिवन है और नाइट्रोजन के नाभिक का चार्ज पूछा है हमसे। तो हमें पता है कि किसी भी न्यूक्लियस का नाभिक का चार्ज होता है Q इक्वल्स टू प्लस ZE, जहाँ Z एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है। तो इधर Z का वैल्यू कितना है 7, सो Q विल बी इक्वल्स टू व्हाट 7E। और यहाँ पर 7 इंटू E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो Q विल बी इक्वल्स टू व्हाट 11.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज आवर आंसर। तो किसी नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के पास 11.2 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। नंबर 3 है विच इज नॉट द पॉसिबल चार्ज। हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। इन ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि कौन सा चार्ज इनमें से पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज कितना हो सकता है। हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज कितना हो सकता है, E या E का इंटीजर मल्टीपल Ne। जो जिस बॉडी में चार्ज Ne को सेटिस्फाइड करेगा, Ne Q इक्वल्स टू Ne इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो चार्ज पॉसिबल होगा। तो हम ऑप्शन ए को देखते हैं। तो ऑप्शन ए है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज E के ही इक्वल है और ये E का 1 मल्टीपल है। ओके, तो ये एक पॉसिबल केस है। ऑप्शन बी है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम। इसको रीराइट करेंगे यदि हम लोग तो ये मिलेगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 इंटू 10 टू पावर पॉजिटिव 1 और 10। ओके, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 10 और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मिलेगा आंसर हमें 10E। ये भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को सेटिस्फाई करता है, आवेश के क्वांटीकरण को सेटिस्फाई करता है। तो ये चार्ज भी पॉसिबल है। ऑप्शन सी को देखते हैं हम लोग। ऑप्शन सी है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 21 कूलम। ओके, इसको रीराइट करते हैं तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ओके, और इसको यदि हम रीराइट करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 100 और इसको लिख सकते हैं हम लोग E बाय 100। और ये देखकर ही समझ में आता है कि ये जो इक्वेशन है ऑप्शन नंबर सी है, ये Q बराबर Ne को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो ये एक पॉसिबल केस नहीं है।
तो ऑप्शन सी पॉसिबल नहीं है। दिस इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इफ 10 to power 9 electrons per second transfer from one body to another, then how much time it will take to transfer 1 coulomb charge? यदि एक बॉडी से, let us draw a diagram, यदि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है क्वांटाइजेशन से कि किसी भी बॉडी से चार्ज का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है। सो इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पर चार्ज भी ट्रांसफर हो रहा है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि यदि इतने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच के पास ट्रांसफर हो रहे हैं तो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो लेट अस सॉल्व इट। सॉल्यूशन, सिंस हमें प्रश्न में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट गिवन है, मीन्स चार्ज के ट्रांसफर की रेट गिवन है, Q/T गिवन है, क्योंकि Q निकाला जा सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू E से। तो 10 to power 9 इंटू E/1 कूलम पर सेकेंड चार्ज ट्रांसफर का रेट है, Q/T है। ओके, तो Q/T का वैल्यू क्या है? 10 to power 9 E। तो Q/T इक्वल्स टू व्हाट? 10 to power 9 इंटू 1.6 इंटू 10 to power -19 कूलम पर सेकेंड। तो यहाँ से Q/T will be equals to what? 1.6 into 10 to power -10 कूलम पर सेकेंड। अब यदि चार्ज ट्रांसफर का रेट इतना है तो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। तो Q का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे? 1। सो 1/T इक्वल्स टू 1.6 into 10 to power -10 सेकेंड इनवर्स। ओके, यदि यहाँ पर भी कूलम है और यहाँ भी कूलम था तो कूलम से कूलम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। ओके, तो यहाँ से T विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 1/1.6 इंटू 10 to power -10 सेकेंड। ओके, और T इक्वल्स टू 10 to power 10 डिवाइडेड बाय 1.6 सेकेंड्स। तो ये सेकेंड्स में टाइम आएगा। यदि इसको हम आवर्स में, घंटों में बदलना चाहते हैं तो 10 to power 10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 3600 3600। और यदि हम डेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 24 का डिवाइड कर देंगे, और यदि ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग 365 से भी डिवाइड कर देंगे। तो ये जो आंसर आएगा ये हमारा किस में आएगा? ईयर्स में। ओके, तो T जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो T लगभग हमारे पास आएगा 198 ईयर्स। तो यहाँ से स्पष्ट है कि यदि दो बॉडीज के बीच एक सेकंड में 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर होते हैं तो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में लगभग 200 साल लग रहे हैं। यदि 1 अरब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच एक सेकंड में ट्रांसफर हो तो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने, तब भी 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में लगभग 200 साल लग रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स 1 कूलम चार्ज का एक बड़ा यूनिट है। अब क्वेश्चन नंबर 5। When a body is charged such that its mass increases by 9.1 nanogram, then how many electrons given to the body and find magnitude and nature of charge? अब प्रश्न में पूछा है कि एक बॉडी को, एक वस्तु को चार्ज किया हमने तो उसका मास 9.1 नैनोग्राम से बढ़ गया। अब चार्ज करने पर मास कब बढ़ सकता है, द्रव्यमान कब बढ़ सकता है? जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हो। तो यदि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यदि एंटर करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर उसके द्रव्यमान में इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी के द्रव्यमान में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मास का इंक्रीज डेल्टा एम गिवन है, कितना? 9.1 नैनोग्राम। 9.1 नैनोग्राम। अभी एक इलेक्ट्रॉन के एंटर करने पर यदि Me का इंक्रीज होता है मास में तो डेल्टा एम इंक्रीज करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी को देने होंगे? तो हम सपोज कर लेते हैं कि डेल्टा एम मास को इंक्रीज करने के लिए n इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं बॉडी को। तो डेल्टा एम इक्वल्स टू n इंटू Me। एक इलेक्ट्रॉन के एंटर करने पर Me का इंक्रीज होगा, Me की वृद्धि होगी,
और n इलेक्ट्रॉन यदि एंटर करते हो तो माना डेल्टा m की वृद्धि होगी। सो यहाँ पर n विल बी इक्वल्स टू डेल्टा m बाय me। ओके, डेल्टा m का वैल्यू क्या है 9.1। अब नैनोग्राम में है, सो नैनो का वैल्यू 10⁻⁹। हम लोग सभी कैलकुलेशन जनरली SI यूनिट सिस्टम में करते हैं और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9.1 से 9.1 कैंसिल हो जाएगा और 10⁻31 से 10⁻9 और 10⁻3 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा n इक्वल्स टू 1/10⁻19 माइनस 19। तो यहाँ पर n का वैल्यू आ जाएगा 10⁻19। तो किसी भी बॉडी के मास में 9.1 नैनोग्राम का इंक्रीज करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे 10⁻19। ओके, और हमसे चार्ज भी पूछा है, यदि इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो उसका चार्ज क्या होगा, तो Q इक्वल्स टू एन से निकाल लेंगे। Q इक्वल्स टू n की वैल्यू 10⁻19 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो Q विल बी व्हाट 1.6 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन यदि एंटर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस चार्ज बॉडी का चार्ज का नेचर कैसा है, नेगेटिव। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड x एलिमेंट इन फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चार्ज के कंजर्वेशन को यूज करेंगे, आवेश संरक्षण के कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे। आवेश संरक्षण का कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी भी इवेंट से बिफोर नेट चार्ज विल बी इक्वल्स टू आफ्टर द इवेंट नेट चार्ज, यानी किसी भी घटना के पहले कुल आवेश और घटना के बाद कुल आवेश बराबर रहता है। ओके, और हमें पता है न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो Ze होता है। ओके, इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। तो अभी हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर 1H1 का चार्ज कितना होगा 1E और 4 बेरिलियम 9 का चार्ज कितना होगा 4E। तो बिफोर रिएक्शन चार्ज कितना है 4 + 1 5E और इधर भी आफ्टर रिएक्शन भी 5E होना चाहिए। तो 0 and 1 है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज होता नहीं है, सो जितना भी चार्ज होगा वो सारा किसके पास होगा x के पास। तो इधर x का z हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। x के लिए z कितना हो जाएगा 5, क्योंकि आफ्टर रिएक्शन भी चार्ज कितना होना चाहिए 5E और 5 क्या होता है z। तो यहाँ पर x के लिए 5 क्या हो जाएगा, x के लिए z क्या हो जाएगा 5 और 5 किसका एटॉमिक नंबर होता है बोरोन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बोरोन। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं 6C12 + 1H1 gives us x। अब यहाँ पर देखें बिफोर रिएक्शन 6E + 7E, तो बिफोर रिएक्शन नेट चार्ज कितना है 7E। तो आफ्टर रिएक्शन भी कितना होना चाहिए 7E ही होना चाहिए और 7 क्या होता है Z। तो Z यहाँ पर कितना है 7 और 7 किसका एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर अननोन एलिमेंट क्या है नाइट्रोजन। और सी क्वेश्चन है 7 and 15 + 1H1 will give us x + 2He4। तो बिफोर रिएक्शन नेट चार्ज कितना है 7E + 1E। बिफोर रिएक्शन कितना चार्ज है 8E। आफ्टर रिएक्शन भी 8E चार्ज होना चाहिए। तो 2E चार्ज तो हीलियम के पास है, तो शेष बचा हुआ चार्ज किसके पास होगा x के पास। तो x का चार्ज कितना होगा 6E, मीन्स x का z कितना होगा 6 और 6 किसके लिए एटॉमिक नंबर होता है कार्बन के लिए। तो इधर थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है कार्बन। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। इफ रेडियस ऑफ अ सॉलिड एंड होलो कॉपर स्फीयर्स आर सेम विच वन कैन होल्ड ग्रेटर चार्ज। हमारे पास दो स्फीयर्स है, एक सॉलिड है और एक होलो है। ओके, और दोनों का रेडियस सेम है। सपोज दोनों का रेडियस r ही है। ओके, दोनों का रेडियस क्या है r है। हमसे पूछा है कि इनमें से किस पर ज्यादा चार्ज होगा। तो आप याद रखें यदि कोई मेटल है कंडक्टर है तो कंडक्टर को गिवन चार्ज सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है केवल उसके
आउटर सरफेस पर, भले ही वो सॉलिड हो या फिर होलो हो। तो यदि इन दोनों का साइज सेम है तो चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ पर, दोनों के आउटर सरफेस पर ही होगा। तो भले ही सॉलिड हो या फिर होलो हो, यदि साइज सेम है तो चार्ज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों का चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 5 balls numbered 1 to 5. These balls are suspended using separate threads. Pair 1 to 2 4 4 1 show attraction and pair 2 3 4 5 show repulsion. Charge of ball 1 is what? ओके तो हमारे पास यहाँ पर 5 बॉल्स हैं जिनको सेपरेट थ्रेड से हमने लटकाया हुआ है। बॉल 1 और 2 के बीच अट्रैक्शन है, बॉल 2 और 4 के बीच भी अट्रैक्शन है, बॉल 4 और 1 के बीच भी अट्रैक्शन है। ये तीनों पेयर जो है, तीनों पेयर में जो बॉल्स हैं वो आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं। और पेयर 2 3 और 4 5 के बीच में रिपल्सन है। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण और रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण। अब हमें ये पता लगाना है कि बॉल 1 का चार्ज क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर 2 and 4 नंबर बॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है दोनों का चार्ज कैसा है, ऑपोजिट है, यानी बोथ आर ऑपोजिटली चार्ज्ड। मीन्स यहाँ पर एक बॉल पॉजिटिव है और दूसरी बॉल नेगेटिव है। क्लियर। अब बॉल फर्स्ट को देखेंगे, बॉल 2 के साथ भी अट्रैक्शन शो कर रही है और बॉल 4 के साथ भी अट्रैक्शन शो कर रही है। बॉल 2 के साथ और 4 के साथ अट्रैक्शन शो कर रही है, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ आकर्षण दर्शा रही है, अट्रैक्शन दर्शा रही है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव से यदि अट्रैक्शन शो करती है, इसका मतलब वो बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है। तो बॉल 1 का चार्ज 0 है, इट मीन्स वो न्यूट्रल है। ओके, यहाँ से ये भी स्पष्ट है कि यदि कोई न्यूट्रल बॉडी है वो भी अट्रैक्शन शो कर सकती है और चार्ज बॉडी भी अट्रैक्शन शो कर सकती है, लेकिन रिपल्सन केवल चार्ज बॉडी ही शो करेगी। सो चार्ज बॉडी का मेन प्रॉपर्टी क्या है, रिपल्सन। ओके, तो ये क्वेश्चन थे चार्ज से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे।